अस्सलाम वालेकुम। आप सब जो जुड़े हुए हैं, हम थोड़ा सा एक शॉर्ट रिव्यू देते हैं कि एक चैप्टर जो रिचर्ड रीटन की बुक इंडिया इन द पर्शियनेट एज में लिखी हुई है वो किस हिसाब से पढ़ती है। तो तिमूर लेन के बारे में हम लोग सब कहीं ना कहीं सुने हुए हैं। इंग्लिश में उसको तिमूर द लेम बोलते हैं और तिमूर लंग पर्शियन में बहुत फेमस है। और वो इतना फेमस था, सेंट्रल एशिया से इमर्ज हुआ था, इतना फेमस था कि इवन 17th सेंचुरी इंग्लैंड में, लंदन में उस पे प्लेस बनते थे और उसके हीरोइक एक्टिविटी पे कि वो कैसे कौन कर किया। तो हम लोग सबके एक पॉलिटिकल इमेजिनेशन में तिमूर नाम की एक चीज है। और रिसेंटली जब आई थिंक उसके बेटा का नाम तिमूर रखा गया, तब भी इस पे बहुत आया कि अरे तिमूर तो इंडिया को आके बर्बाद कर दिया था, कैसे इसका नाम रख सकते हैं। तो थोड़ी बहुत शुरुआत करते हैं। ये एक 15th सेंचुरी की पेंटिंग है जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं। इसमें यह है कि तिमूर अपने गार्डन में बैठ के खाना एंजॉय कर रहा है। तो उस टाइम में इस हिसाब के मिनिएचर पेंटिंग्स होते थे और पेंटिंग्स और मैप्स के थ्रू ही इंशाल्लाह आज हम लोग ये चैप्टर देखेंगे। तो हम उस पीरियड के बारे में बात कर रहे हैं जब मुगल एम्पायर नहीं बना था। तो जब हम लोग को पता है, ये पार्ट हम लोग के जहन में बहुत क्लियर है कि एक टाइम था जहाँ पे ओटोमन एम्पायर भी था, मुगल एम्पायर भी था और पर्शिया की जगह में सफाविद एम्पायर भी था। ये पार्ट हम लोग के मेमोरी में, इमेजिनेशन में बहुत अच्छे से एज्ड है। लेकिन उससे पहले वाला पीरियड जो था वो थोड़ा सा मर्की है कि क्या हुआ उस टाइम पे, क्या हो रहा था। और लोग हमेशा ये सोचते हैं कि अगर आप इमेजिन करते हैं तो हम सोचते हैं कि अगर एक थिएटर है और उसके थिएटर के जो पर्दे गिर जाते हैं, तो दिल्ली सल्तनत जब गिर गया तो पर्दे गिर गए और सब लोग वेट करते हैं 100 साल तक, और फिर मुगल एम्पायर जब आता है तो पर्दा फिर से उठता है। लेकिन ऐसा नहीं है। रिचर्ड रीटन ये क्वेश्चन करता है कि दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर के बीच में जो 125 ईयर्स थे उसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हो रही थी और उसको हम लोगों को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो तिमूर लेन से शुरू करते हैं। ये आप मैप देख रहे होंगे, 15th सेंचुरी का है, दैट इज 1400 to 1500। इंडिया है, इंडिया भी दिख रहा है, पाकिस्तान भी दिख रहा है, पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान भी है और उसके बगल में ईरान है। ठीक अफगानिस्तान के ऊपर समरकंद एक जगह है जो उज्बेकिस्तान में है। वहां पे एक छोटी सी जगह पे तिमूर लेन अपने रूल करता था। बहुत छोटा, वहां पे लोग जो है नोमैडिक पेस्टोरल, मतलब जगह जगह जाते थे। सेंट्रल एशिया को अगर आप इमेजिन करते हैं, सेंट्रल एशिया का गूगल भी करिएगा तो ऐसा आएगा एकदम ग्रीन लैंडस्केप है और नोमैडिक काइंड ऑफ लाइफस्टाइल है। तो उस टाइम में इंडिया में सिल्क रूट भी था और इस हिसाब से ट्रेडिंग भी हो रही थी। तिमूर इमर्ज होता है 1360 में एक छोटे से ट्राइब कबीला समरकंद के पास। वहां पे उसके वो था, वहां पे वो मैनेज करता था। बट उसकी कुछ शख्सियत या कुछ ऐसा था कि वो आहिस्ते 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 चीजें बहुत बड़ी होती गई उसके लिए। तो 10 साल के अंदर वो पूरे समरकंद को डोमिनेट करने लगा। एक और यहाँ पे अभी मंगोल्स का बहुत बड़ा होल्ड था, तो वो डायरेक्टली नहीं रूल कर सकता, तो मंगोल के पपेट खान को रख लेता था, वो रूल करते थे उसके लिए। और फिर उसने फाइनली एक मुगल की शहजादी से उसने शादी कर ली, तो उसका वो हो गया कि मतलब सन इन लॉ है, तो उस रीजन से वो रूल कर सकता है जहाँ पे मंगल्स पहले रूल करते थे। इस हिसाब से आहिस्ते आहिस्ते उसने हेरात, तबरेज, मतलब ईरान में ये सब जगह है, इसफशान, शिराज, ये सबको आहिस्ते आहिस्ते कॉन्कर करता गया। ठीक उसी पेस से जैसे जैसे इसे पहले मंगल्स करते थे। तो वो एक काइंड ऑफ उसके लिए एक आइडियल था कि जिस हिसाब से मंगोल करते थे उसी हिसाब से इसको कॉन्कर करना है। तो बहुत कम टाइम में आप देखिएगा इराक, ईरान, अफगानिस्तान, बगदाद, उसके बाद टर्की तक पहुंच गया तिमूर लेन का द तिमूर एम्पायर। और इंडिया में तो दिस इज हाउ इट एक्सपैंडेड कि उसके जो रेड में अभी आप देख रहे हैं मैप में, दैट इज तिमूर थिंग। और उसका एक बहुत ऐसा रेपुटेशन बन गया, इतना खौफनाक कि जहां जाता था पूरा बर्बाद कर देता था। लेकिन जो आर्टिजन्स होते थे, जो कारगर होते थे, आर्मी होती थी, जो उसको सबमिट कर देता था, उसको लेके वापस समरकंद आ जाता था। तो समरकंद एक कैपिटल रहता था और वहां से दूर दूर जाके अटैक करता रह रहा है, यहाँ तक कि ओटोमन एम्पायर भी। तो ऐसा उसका एक बन गया था जहन में कि बाइजेंटीन एम्पायर और इजिप्ट के जो ममलूक सुल्तान है उनसे लड़ाई नहीं करे, डायरेक्टली बोले कि मतलब ओके आपका फतह हो गया, इस हिसाब का वो था। और चाइना एक ऐसी जगह थी जो तिमूर नहीं कॉन्कर कर पाया, डिस्पाइट रिपीटली मतलब ट्राई करने के लिए।
तो अब आप ये देख रहे हैं नीचे ऑरेंज में दिल्ली सल्तनत है, तो यहाँ तक ऑलमोस्ट आ गया था। अच्छा, मंगोल्स जो है, मंगोल्स कभी इंडिया तक नहीं पहुंचे, बट तिमूर ने एक ऐसा काम कर लिया जो मंगोल नहीं करे, विच इज कि इंडिया को अटैक किया और दिल्ली को सैक किया, और ये 13-14 सेंचुरी के बीच में हुआ। तो आप ओवरऑल उसके देख सकते हैं कि तुर्क एक एंड में तुर्क है, ये पूरा सेंट्रल एशिया को किस हिसाब से कॉन्कर करा है और न्यू दिल्ली तक पहुंच गया। अब हम लोग ये सोच देखते हैं कि इंडिया में उस टाइम में क्या हो रहा था, दिल्ली सुल्तनत क्या हो रहा था। मामलुक डायनेस्टी है इंडिया के, अगर आप मैप देख रहे हैं स्क्रीन में, उसके बाद खिलजी डायनेस्टी होती है और बढ़ जाती है, और तुगलक डायनेस्टी में आप देख रहे हैं कि कितना ह्यूज पार्ट जो है वो कवर हो गया है। तुगलक डायनेस्टी के टाइम में तिमूर जो है वो इंडिया को अटैक करता है, और इस टाइम में फिरोज शाह तुगलक जो है वो बार बार कोशिश कर रहे हैं। अगर आप मैप में देखिएगा तो बंगाल जो है वो नहीं है तुगलक डायनेस्टी के अंदर, तो ही बार बार वो कोशिश कर रहे हैं कि बंगाल को कॉन्कर कर लिया जाए, और इस हिसाब से चल रहा है। फिर उसके बाद फिरोज शाह तुगलक के बाद जो डेथ होती है, तो उसके ग्रैंडसन्स जो होते हैं वो तिमूर के सामने दे आर नो मैच। एंड तिमूर अब एक तरह का उसका इमेज है कि वर्ल्ड कॉन्करर है, सबसे दुनिया के सबसे खूबसूरत और सबसे नामी ग्रामी जो सिटीज थी सेंट्रल एशिया की, उन सबको वो कॉन्कर कर चुका है। और दिल्ली भी इस टाइम में दुनिया के सबसे रिचेस्ट शहरों में से माना जाता है उस टाइम में, जिस सेंचुरी की हम लोग बात कर रहे हैं। तो 1398 में, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 1398 में तिमूर जो है वो इंडिया में आता है, और एक साल ऐसा दिल्ली में मचाता है, मतलब ऐसा हड़कंप मचाता है। लोग कहते हैं कि मतलब उसके जाने के बाद महीनों तक दिल्ली में कुछ नहीं बचा था, जो वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटीज दुनिया का होता था, वो ऐसा हो गया था कि वहां पे सिर्फ बदबू आती थी सड़े हुए गोश्त की, इंसानों की, जिस हिसाब से वो डिस्ट्रॉय हुआ था। सारे एलिफेंट्स और हॉर्सेस ले जाए गए थे, और सारी जो ऑर्नामेंट्स थे वो भी तिमूर वापस लेके गया था। तो ये जो डायनेस्टी थे, मामलुक डायनेस्टी, खिलजी, ये लोग भी बाहर से ही आए थे, बट ये लोग इंडिया में रह गए थे। लेकिन तिमूर ने जो किया था, 80,000 लोगों को पूरा कत्ल हो गए थे, और बस एक साल के अंदर ही वेंट बैक, और कोई इसका मतलब अर्थ नहीं। मतलब इतना बड़ा इवेंट था, लोग सोच रहे होंगे कि वो रुक कर यहाँ पे भी रूल करेगा, बट ही नेवर स्टेड हियर। और तिमूर के इन्वेजन के बाद अब इसको बोलते हैं लॉन्ग 15th सेंचुरी, इंडियाज लॉन्ग 15th सेंचुरी। लॉन्ग 15th सेंचुरी क्यों? अब दीज आर माउंटेन पासेज जिसके थ्रू तिमूर होकर आया। मंगोल ये इनको कभी क्रॉस नहीं किया, बहुत डिफिकल्ट था पंजाब के थ्रू, खैबर पास के थ्रू, गुमाल पास के थ्रू, ये सबको कॉन्कर करके इंडिया आना। इंडिया हमेशा से बहुत सेफ जगह में इसलिए कहते हैं। लेकिन ही केम थ्रू ऑल दिस, सारा रिचेस को प्लंडर करा, एंड ही वेंट बैक। और यहाँ से शुरू होता है 1399। 1399 से लेकर बाबर आता है 1520 में। तो ये जो 125 ईयर्स हैं, अब दिल्ली सल्तनत की थोड़ी शक्ल बदल जाती है। तो दिल्ली सल्तनत 5 अलग अलग डायनेस्टीज हैं, उनसे बना है, मामलुक, खिलजी, तुगलक। तुगलक में तिमूर आता है, और उसके बाद 2 और छोटे छोटे डायनेस्टी रहते हैं जो ऑलमोस्ट खत्म हो जाते हैं। बट एक अमेजिंग चीज इसके बाद क्या होती है कि जहां पे भी तिमूर रूल कर रहा था अपने गवर्नर के थ्रू, वो लोग सब अपनी अपनी एम्पायर बना देते हैं। तो अभी एक बंगाल एम्पायर हो गया है, एक कश्मीर में अपना सल्तनत हो गया, एक मालवा में अपना सल्तनत हो गया। और इससे क्या होता है, जैसे अभी अगर दिल्ली सेंटर है, तो सारे जो आर्ट आलिम हैं वो भी वहीं पे हैं, सारे आर्टिस्ट जो हैं वो भी वहां पे हैं, सारे कारीगर जो हैं वो भी वहां पे हैं। लेकिन अगर 6 और जगह में सल्तनत बन गई, तो ये सब जगह एक एक्टिव ट्रेडिंग सेंटर बन गया, एक्टिव आर्ट का सेंटर बन गया। तो रिचर्ड ईटन बार बार ये एम्फेसाइज करता है कि ये जो पीरियड है इसके बारे में हम लोग कभी पढ़ते नहीं है, क्योंकि लगता है अरे दिल्ली सल्तनत खत्म हो रही है, अभी मुगल एम्पायर बना नहीं है। लेकिन ये पीरियड बड़ा ही एक्टिव पीरियड है, और यहाँ पे बहुत कुछ चीजें हो रही हैं। जो रीजनल लैंग्वेजेस में बढ़ाव हो रहा है। दिस इज ऑल्सो द टाइम की आइडिया ऑफ राजपूत जो है वो बहुत क्लियरली इमर्ज होता है। अफगान यहाँ इस टाइम पे आके सेटल होते हैं, तो बहुत कुछ हो रहा है। दिस इज अ पीरियड, वो कहता है, विच डिजर्व्स टू बी स्टडीड। तो ये एक अगेन 15th सेंचुरी पेंटिंग है, जिसमें दिखा रहे हैं कि तिमूर जो है दिल्ली के सुल्तान को कैसे डिफीट किया, नसीरुद्दीन तुगलक को। तो पेंटिंग को आप थोड़ा 1 मिनट अब डिटेल से थोड़ा देख लीजिए।
तो अब शुरू होता है इंडिया का लॉन्ग 15th सेंचुरी। अब इंडिया का मैप आप देखिए, दिल्ली का जो पार्ट आपको दिख रहा है, लाइट पर्पल कलर का दिल्ली लिखा हुआ है वहां पे, उसके बगल में जौनपुर लिखा हुआ है, बस वो जो दिल्ली उतना सा है वो ही अब सैयद डायनेस्टी है, दिल्ली सल्तनत की। और बाकी सब जगह अपने इंडिपेंडेंट किंगडम्स है। तो सैयद डायनेस्टी एक तरह का एक जोक हो गया था। जो सुल्तान आलम शाह, जो उसका लास्ट सुल्तान था, वो वो लोग तो पोएट्री लिखते हैं, तो वो मतलब विटिली वो कहता है कि दिल्ली का जो मतलब शाह आलम जो है, द किंगडम ऑफ द किंग ऑफ द वर्ल्ड एक्सटेंड्स फ्रॉम दिल्ली टू पालम। इतना छोटा जगह था पालम, आज वो जगह है जहाँ पे इंटरनेशनल दिल्ली एयरपोर्ट है। तो बस उतनी ही जगह थी सैयद डायनेस्टी की। और बाकी साइड में एक बहुत जब पहले तुगलक था तो तुगलक ने अपने एक स्लेव को भेजा था जौनपुर में कंट्रोल करने के लिए, तो वो जाके अपने आप को एक इंडिपेंडेंट किंगडम बना लेता है। तो जौनपुर डायनेस्टी वहां पे बन जाती है। दिस इज जस्ट टू शो कि मतलब कितना कुछ हो रहा है इस पीरियड में। और वो जो स्लेव जो भेजा था वो यूनिक था और इथोपिया का था, और वो वहां पे जाके सुल्तान बन जाता है। तो ये भी एक बहुत आई थिंक ये फर्स्ट 2 चैप्टर्स में मैंने उसको क्लियरली रिवाइज नहीं किया, बट सना वुड से कि किस हिसाब से दिस वाज द ओनली प्लेस जहाँ पे स्लेव्स आते थे और लड़ाई होती थी किंग्स के बेटों में और स्लेव्स में कि कौन उसको आगे कॉन्कर करेगा। तो दिस इज ऑल्सो समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग जो दिल्ली सल्तनत के टाइम से हो रहा है। तो जौनपुर इज अगेन, मामलुक पहली वाली भी स्लेव डायनेस्टी बोली जाती है, जौनपुर में भी एक स्लेव जाके एक पूरी डायनेस्टी बना लिया। और हर जगह रीजनल कोड्स बन रहे हैं, राजपूत ऐसे कैटेगरी इमर्ज हो रहा है। और सैयद डायनेस्टी कैसे बनी कि जब तुगलक को ऑब्वियसली तैमूर ने डिफीट कर दिया, तो तुगलक के एक छोटा सा कमांडर था, वो बहुत जाके तैमूर के सामने वो बोलता है कि तुम मुझे वाइस रॉय बना दो, और वो वहां पे रूल करता है एज अ वाइस रॉय अंडर द नेम ऑफ तैमूर। तो सैयद डायनेस्टी उसी को बोलते हैं। लेकिन उसके बाद लोधी डायनेस्टी आती है, और ये एक इमेज है, मतलब देखिए जौनपुर अभी बिहार में है, तो जो लोग मतलब ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि आप जिस भी स्टेट से होंगे प्रोबेबली वहां पे एक रीजनल किंगडम होगा, और वहां पे उसका आर्किटेक्चर है जो बहुत ब्यूटीफुल है। तो अब जौनपुर राइट तुगलक डायनेस्टी के जस्ट बगल में भी था, और फौरन तैमूर के डिस्ट्रक्शन के बाद बना था। तैमूर के दिल्ली के डिस्ट्रक्शन के बाद तो सारे आर्टिजन आर्किटेक्ट सब वहां चले गए थे। तो इसलिए जौनपुर का जो सल्तनत है वो बहुत इन्फ्लुएंस्ड है टर्किक ये तुगलक आर्किटेक्चर से। और ये बिहार में ये एक मॉस्क है, अताला मॉस्क, जो जौनपुर में है। और जो लोग वहां से होंगे आई थिंक उनको पता ही होगा ऑलरेडी। तो अब आती है लोधी डायनेस्टी। अब आप सोचोगे कि अभी तक सैयद डायनेस्टी थी, छोटी सी थी, तो उसके बाद लोधी कैसे आए। अब यहाँ पे अफगान एक एथनिक एज एन एथनिक ट्राइब, उनका थोड़ा सा लेट्स गेट टू नो देयर हिस्ट्री। ये माउंटेन पासेस हैं जो आप फोटो में देख रहे हैं, इस तरह के माउंटेन्स के बीच में रास्ता बनता था जो कनेक्ट करता था राइट, लाइक अफगानिस्तान से लेके पंजाब तक ऑलमोस्ट आता था। और इंडिया में हॉर्सेस नहीं होते थे, तो एक स्पेसिफिक अफगानी लोग जो थे वो ये काम करते थे एज मर्चेंट्स की और ट्रांसपोर्टर्स की, वो सेंट्रल एशियन वॉर हॉर्सेस को लाते थे और यहाँ लाके यहाँ की जो डायनेस्टी है उसको बेचते थे। तो यहाँ पे सैयद डायनेस्टी है। अब डायनेस्टी इतनी छोटी हो गई है, इतने सारे हॉर्सेस का वो लोग करेंगे क्या जो आ रहे हैं, और ना ही इनके पास इतना पैसा है। तो जो लास्ट रूलर था वो बोला कि बहलुल लोधी को बोला कि हम तुमको पैसे नहीं दे सकते घोड़े के बदले, हम तुमको जमीन दे सकते हैं। तो वहां पे जमीन दे दिया और उसको उसका इंचार्ज बना दिया, और वो इंसान है बहलुल लोधी। बहलुल लोधी ही जो है लोधी एम्पायर को फाउंड करता है। सो दैट्स हाउ एक मतलब द मोमेंट आपकी थोड़ी सी जमीन होती है, हिस्ट्री को ऐसे पढ़ के लगता है और उसको आप रूल करने लगते हो, और फिर आपकी, क्योंकि अब आप ऑलरेडी आपके पास हॉर्सेस हैं, आप हॉर्सेस से ही आ रहे हो उधर से, और हॉर्सेस ही मेन उस टाइम के उस जमाने के उनके बेसिस पे वॉर्स लड़े जा रहे हैं, आपके पास लोग हैं। तो ही एक्सपैंडेड, वो उसी सुल्तान को गिरा दिया कुछ दिन में। और लेकिन मतलब जो लोधी डायनेस्टी है ना, एच नहीं होगा सॉरी, यहाँ पे मैंने लोधी लिख दिया, लोधी। जो लोधी डायनेस्टी है वो अफगान एक एथनिक अफगानी बोल सकते हैं डायनेस्टी, क्योंकि फिर बहलुल लोधी ने अफगानिस्तान में भिजाया सबको कि जो ट्राइब्स हैं वो सब आ जाओ यहाँ पे, सेटल हो जाओ, यहाँ पे बहुत जमीन है। क्योंकि आप इमेजिन करिए दिल्ली तो पूरा बर्बाद हो चुका है, वहां पे तो कोई भी नहीं है, सब लोगों को मार दिया गया है वहां पे। जो लोग बचे हैं वो लोग इधर उधर डायनेस्टी में चले गए हैं।
तो ही गिव्स दिस थिंग कि आओ सब लोग। तो वहां पे एक राइटर है, तो वो लिखते हैं कि एंट्स एंड लोकस की तरह डिसेंड हो रहे थे अफगान एथनिक अफगान इंडिया के पंजाब और दिल्ली वाले रीजन में, इस हिसाब से। तो ये इस टाइम पे है जो वो लोग आ रहे हैं। लेकिन क्योंकि अफगानी किनशिप है, तो उन लोग का एक आइडिया होता है कि हम तुमसे मतलब बड़े नहीं है, एक इस हिसाब का होता है कि सब नीचे बैठ के खाते हैं। तो बहलोल लोधी के बारे में भी लिखा जाता है कि वो उसने कभी अपने लिए एक थ्रोन नहीं बनाया, क्योंकि ऑनर कोड जो है वो बहुत स्ट्रांग होता है उसमें कि हाँ हम तुमको ये दे रहे हैं, तुम इसके मालिक हो। एज सच मतलब ऐसा सुल्तान काइंड ऑफ वो नहीं इमर्ज हुआ। लेकिन उसके जो बाद के उसके जो बेटे उसके बेटे थे, वो थोड़ा और मतलब करने लगे कि हाँ हम तुमको इक्का तो दे रहे हैं, एक जमीन तो दे रहे हैं, लेकिन आई एम द रूलर। तो वो थोड़ा इस हिसाब से और सेंट्रलाइज करने लगे। बट लोधी डायनेस्टी में एक लेवल ऑफ सेंट्रलाइजेशन जो पहले की डायनेस्टीज में थे, तुगलक वगैरह में थे, वो कभी नहीं आए उस हिसाब से। और और उन लोग के बीच में क्योंकि अफगान आए, तो अब सारे अफगान बहलोल लोधी के साथ नहीं हो गए, कुछ लोग जौनपुर भी चले गए, वहां पे भी सल्तनत। तो बहुत राइवलरी हो गया। और इन्हीं में से एक अफगान का ग्रुप जो था, वो बाबर जो उस टाइम में प्रिंस था सेंट्रल एशिया में, उनको लिखता है कि यहाँ पर जो है अच्छा है, तुम लोग आके कॉन्कर कर लो। तो मतलब एक अफगान ट्राइब से ही एक रिक्वेस्ट जाता है बाबर जो एक तुर्क है, क्योंकि इन लोग के बीच में इतना झगड़ा हो रहा था। और फिर बाबर आता है 1520 में, और ये सब होता है। तो ये ओवरऑल दिल्ली में क्या हो रहा था, दिल्ली के इर्द गिर्द के रीजन में, ये इसके बारे में है। एट द सेम टाइम इसी चैप्टर में रिचर्ड ईटन जो है वो बंगाल डायनेस्टी के बारे में बताते हैं कि इवन तुगलक के इन्वेजन, ये तैमूर के इन्वेजन से पहले बंगाल डायनेस्टी एक तरह से अपने आप में चल रही थी। और तुगलक गवर्नर एक था शम्स अल-दीन इलियास शाह, जिसने सबसे पहले ये बनाया था 60 इयर्स पहले। तिमूर जब दिल्ली सैक किया था उसके 60 इयर्स पहले। और क्योंकि अब दिल्ली का रीच इतना बंगाल तक बहुत दूर होता है, उतना नहीं जा पाता है, तो ये लोग नाम के लिए तो उनके अंदर थे, बट इंडिपेंडेंटली एक्ट कर रहे थे कि एक इंडिपेंडेंट सुल्तान है। लेकिन इस पीरियड में, जिस पीरियड की हम लोग बात कर रहे हैं, बिटवीन तुगलक एंड द इमर्जेंस ऑफ मुगल, इस पीरियड में बंगाल में हिंदू एरिस्टोक्रेट्स का जो क्लास था वो बहुत हाई हो गया। और अगर आप इससे पहले का सुने होते हैं, मतलब सना वाले पोर्शन का, तो बता दें कि कैसे जो तुगलक डायनेस्टी थी वो बंगाल तक उनका जो पावर था वो एक तो आर्मी के थ्रू था, और दूसरा सूफी शेख्स के थ्रू था। सूफी शेख्स वे आल्सो सेंटर्स ऑफ स्पिरिचुअल पावर। तो इस पीरियड में ऐसा हो गया कि जो हिंदू एरिस्टोक्रेट्स हैं वो इतने पावरफुल हो गए कि वो लोग ने सूफी शेख्स को भी दबा दिया। मतलब एक तरह से वो कर दिया कि उनका अब उस तरह का हेजेमनी और पावर नहीं रहा। और सबसे इम्पोर्टेंट जो आदमी इसमें था उसका नाम था राजा गणेश। राजा गणेश एक बंगाली लैंड होल्डर है, जिसकी फैमिली का बहुत ज्यादा लैंड भी है और बहुत पॉपुलर भी है। और उस वो 5 साल तक, बट वो क्योंकि एक हिंदू एरिस्टोक्रेट है और सल्तनत जो है वो मुस्लिम्स के उसमें ही चल रही है, तो मुस्लिम पपेट सुल्तान बैठाता रहा 5 साल तक। ठीक है, ये मुसलमान को बैठाता रहा लेकिन रूल खुद करता रहा। तो वो है राजा गणेश। लेकिन फिर एक तरह से एक अग्रीमेंट हुआ कि वो अपने बेटे को बनाएगा, और उसका बेटा, लेकिन क्या अग्रीमेंट ये था कि उसका बेटा इस्लाम कबूल कर लेगा। तो उसके बेटे का नाम था जादू। और जब एक तरह का अग्रीमेंट हुआ कि अब कैसे आप ये कॉम्प्रोमाइज कैसे करोगे मुस्लिम फैक्शंस और नॉन मुस्लिम फैक्शंस में, तो इस कंडीशन में हुआ कि वो इस्लाम कबूल कर लेगा, और फिर उसका नया नाम जो पड़ा वो है सुल्तान जलाल अल-दीन मोहम्मद। इनकी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। सुल्तान जलालुद्दीन मोहम्मद जो 1415 से 1432 तक थे। और ये पीरियड ये भी दिखाता है कि किस हिसाब से जब एक रीजनल किंगडम पावर को समेट कर रखता है, तो कैसे वो बहुत सारे कल्चरल एलिमेंट्स भी उसमें लाता है। तो अब जब तुगलक थे तो बात पूरी वो पर्शियनेट काइंड ऑफ, जो कोर्ट लैंग्वेज था वो पर्शियन था। लेकिन जब बंगाल डायनेस्टी बनी तो कोर्ट लैंग्वेज बंगाली है। यहाँ के किंग अपने आप को, ही इज नोन एज अ बंगाली किंग। जो वर्नाक्युलर जो लिटरेचर में पूरे काम हो रहे हैं, जैसे आर्किटेक्चर में भी जो काम हो रहा है, तो वो लोकल एलिमेंट्स को लेके ज्यादा बन रहा है। और बहुत यूनिक इंटरैक्शन आप देखिएगा इन रीजन्स में बिटवीन पर्शियनेट एंड सांस्कृतिक कल्चर। अब जब ये सब हो रहा है तो वहां के जो सूफी शेख थे, जो देखा जाए तो तुगलक के टाइम से बहुत इम्पोर्टेंट थे,
तो शेख नूर कुतुब ई आलम जो थे वो जौनपुर के सुल्तान को लिखते हैं कि ये बंगाली किंगडम को आओ और लिबरेट करो इस्लाम के थ्रू, मतलब इस हिसाब से कि वो भी एक तरह से रिबेलियन हो रहा है क्योंकि अब सूफी शेख्स का उतना प्रोमिनेंस नहीं रहा। लेकिन हिस्ट्री अपना ही तरीका होता है हिस्ट्री में ट्विस्ट आने का। जो ये नया जो जादू है जिनका नया नाम है व्हेन ही टेक्स ओवर एज अ किंग सुल्तान जलालुद्दीन मोहम्मद, वो उस सूफी शेख के बहुत करीब आ जाता है जो खुद उसके बाप को हटाने के लिए एक मेल लिखा, एक मैसेज भेज रहा था जौनपुर के सुल्तान को। और ही बिकम्स अ डिवोटेड फॉलोअर जो पांडुआ में सूफी शेख थे, शेख नूर कुतुब अल आलम के। और उसने बहुत सारी वो ऐसी चीजें करने लगता है, जो उसके बाप ने मॉस्क को गिरवा दिया था तो उसको फिर से बनाता है, मक्का के रिलीजियस कॉलेज में पैसे बेचता है, मामलूक सुल्तान इजिप्ट के जो है उससे रिकॉग्निशन ले लेता है कि हम एक मतलब क्योंकि लोग हर तरह से ढूंढते हैं ना कि किस बेसिस पे क्या खुदा ने आपको रूल करने के लिए भेजा। लोग हमेशा चाहते हैं कि कोई बेसिस हो, तो वो मामलूक सुल्तान एक थोड़ा मुस्लिम वाले उससे वो बेसिस ले लेता है स्टैंप करवा के। और एक कस्टम जो बंगाल में कभी नहीं था, इस्लाम ये कॉइन्स पे ला इलाहा इल्लल्लाह करके लिखना, तो उसको भी शुरू कर देता है। कॉइन्स में ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का कस्टम बंगाल में यूजुअली नहीं था, तो वो शुरू करता है। और राइटर ये लिखता है कि जस्ट इमेजिन एक हिंदू कन्वर्ट जो है उसकी ऑडेसिटी देखो कि वो कन्वर्ट होने के बाद सुन्नी वर्ल्ड का जो सबसे ऑलमोस्ट लॉफ्टियस्ट टाइटल होता है, जिस हिसाब से वो अपने टाइटल्स रखता है, अपने नाम रखता है, जो बस प्रॉफिट के नेक्स्ट जो आता है वो लेने लगता है। एंड दैट इज टोटली फाइन, वो मतलब अच्छे से काम कर रहा है उसमें। बट एट द सेम टाइम वो बहुत खूबसूरत तरीके से बंगाली कल्चर को भी अपने आप को उसमें ग्राउंडेड रखता है। तो जैसे सिल्वर कॉइन्स को मिंट करता है जिसमें लायन का इमेज है, अगर आप देख रहे होंगे तो लायन बना हुआ है वो दूसरे वाले कॉइन में जो राइट साइड पे है। और लायन पर्शियन इंपीरियल किंगशिप में भी एक पावर सिंबल रहा है, और यहाँ पे बंगाली में भी उन लोग की कोई गॉड है जिनका वो है। तो इस हिसाब से मतलब बैलेंस करते हुए हर कुछ चलता है। तो वहां पे एक चाइनीज ट्रैवलर वहां से गुजरा है, तो वो इस बारे में लिखते हैं कि ये एक अलग यूनिवर्स है जो बंगाली है, और यहाँ पे हर चीज बंगाली में होती है। और कोई सल्तनत कितना पावरफुल है उसके आर्किटेक्चर से पता चलता है। तो ये देखिए अभी भी है, ये मालवा डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई वहां पे रहता है वो जाके देख भी सकता है। ये वहाँ की एक मस्जिद है, अदीना मॉस्क। और मतलब मस्जिद देख के लग रहा है कितना खूबसूरत है, तो कितना मतलब पावरफुल उसका सल्तनत होगा उस टाइम में। लेकिन अगर आप इसका आर्किटेक्चर देखिए तो पर्शियनेट आर्किटेक्चर नहीं है ये टोटली, ये बहुत सारी चीजें बंगाली उससे इन्फ्लुएंस है, क्योंकि आर्किटेक्ट्स भी वहीं के लोकल थे, मोटिव्स भी वहीं के हैं। तो जिस हिसाब से आर्चेस बने हैं, जिस हिसाब से मेहराब बना है, ये मुगल वाला बिल्कुल भी नहीं है, ये उससे ऑब्वियसली उससे पहले का है। बट आपको एक डिस्टिंक्ट आर्किटेक्चर दिखेगा। सेम थिंग इन कश्मीर, कश्मीर में भी एक अपना सल्तनत इस टाइम में चल रहा है, गुजरात में भी चल रहा है। और अगर आप गूगल करिएगा उस टाइम के आर्किटेक्चर को, तो इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट, और आपको देख के देखते ही समझ आ जाएगा, एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल। तो इस हिसाब से कश्मीर गुजरात मालवा भी है, आई थिंक। हाँ, तो ये जो एक्चुअली ये जो बीच में ये जो ताकें बनाई गई है ना, तो ये एक बहुत ही डिस्टिंक्टिवली ईरानी वो है ये। इसमें दूसरी अगर फोटोज अगर हैं तो उसमें शायद ये जो खिड़कियों जैसा ये जो अलग अलग जो दिख रहे हैं जो वो हैं, तो वो अगर वो देखा होगा तो ये वो ताके किसरा जो है उसका एग्जैक्ट कॉपी है एक्चुअली ये। देखा है क्या? जो प्री इस्लाम ईरानी आर्किटेक्चर का अच्छा पार्ट है अच्छा अच्छा, ये सही जो बोल रहे ताके जो बनाई गई हैं। एंड हो। तो ये इंडिया में सबसे पहली बार इन्होंने ही यूज किया था। ओह अच्छा। इसी तरह से मैं गुजरात का देख रही थी उस टाइम का, तो इट वाज जस्ट सो ब्यूटीफुल। और मुझे पता भी नहीं था, फिर मैंने सर्च किया, ओ जामी मस्जिद गुजरात, अरे ये सब के बारे में हम लोग को पता नहीं है। हम लोग को सिर्फ ताजमहल या मतलब मुगल आर्किटेक्चर से हम लोग ज्यादा फेमिलियर हैं, उससे पहले वाले आर्किटेक्चर पता नहीं होता है। ऐसा लगता है आप लोग को? मतलब हम बंगाल से हैं, मुझे नहीं पता था दीना मस्क मालवा में है, जो मतलब बस 3 घंटा दूर है कोलकाता से। और यहाँ पे सिर्फ अदीना मस्क नहीं है, बहुत सारे इस टाइम पीरियड के बंगाली सल्तनत के हैं आर्किटेक्चर। एक्चुअली इसमें एक और चीज है ये मुझे इसलिए याद है क्योंकि मेरे को बहुत ज्यादा इसके बारे में मैंने पढ़ा था।
तो ये जैसे कि जो मोटिव्स हैं पाल से, ये जो कॉलम है और ये हैं, ये पाल सेन आर्किटेक्चर के यूज किए हुए हैं यहाँ पे। मतलब वो जो पाल सेन जो वो होते थे यहाँ पे पहले बंगाल में, उनके बनाए हुए मंदिर और उनके आर्किटेक्चर वाले जो कॉलम्स हैं यहाँ पे यूज किए गए हैं। तो अब अगेन अब इसमें दो सवाल रिचर्ड ईटन ने अपनी एक बुक में उठाए थे, राइज ऑफ इस्लाम इन द बंगाल फ्रंटियर, कि ये कोई उस लेवल से नहीं किए गए हैं, मतलब उस इंटेंशन से कि अब आप बोल दो कि ये जो है ये तो मतलब मंदिर गिरा के मस्जिद बना लिए गए हैं। ये जो राइट हैंड साइड में जो तुमको दिख रहा है ना, ये जो मेहराब है राइट हैंड साइड में, हाँ। तो यस, इसमें जो ये जो कॉलम्स और ये सब जो यूज किए गए हैं, दे आर हम्म, नॉट इस्लामिक आर्किटेक्चर। अगर इनपे हम्म। अगर अपन मोटिव्स वगैरह देखेंगे तो कई गॉड्स और कई वो उस टाइप हाँ, की इसमें चीजें एक नहीं इमेज मैंने देखा, उसमें छोटे सा गणेशा भी बना हुआ था। है। तो ये कॉमन है क्योंकि वही आर्किटेक्ट हिंदू हैं और वो बना रहे हैं। चार मीनार में भी ना वो डायनासोर बना हुआ है। हाँ, एक्चुअली ये हाँ। इमेजिनेटिव वाला जो है वो फंडा बहुत स्ट्रांग था, वो लोग बहुत ज्यादा इमेजेस ये सब बनाते थे, और तो बहुत उसको विजिबल है वो, मतलब डायनासोर उसमें चार मीनार में। हाँ। फिर ये लोग क्या बोलेंगे अभी कि इन लोगों को लगता है कि मतलब हर चीज डिस्ट्रॉय होके बना है, तो बोलेंगे ओ देखो मंदिर का होगा, मंदिर को तोड़ के बनाया है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, वो लोग एक्चुअली जेन्युइनली उसको इनकॉर्पोरेट कर दिए आर्किटेक्चर में। यस, लाइक उमवी सल्तनत में भी जब सुलेमान ने बनवाया था, और फिर जो उंदलुस की उमवी सल्तनत थी उसमें भी वो लोग मुजस्समे बनाते थे आर्किटेक्चर में। खुद उसका क्या बोलते हैं, खलीफा का मुजस्समा एक इसमें बना हुआ था। ओह अच्छा। तो ये किताब में मतलब रिचर्ड ईटन ये बोलता है कि कुछ स्टीरियोटाइप है, ये स्टीरियोटाइप है कि इंडिया जो है एक स्टैग्नेंट सिविलाइजेशन है, स्टैग्नेंट मतलब जो बदल नहीं रहा हो, और यूरोप ही उसको आके बदला है, ये मतलब यूरोपियन जो 18th सेंचुरी के बाद ही वो मेजरली बदला है। तो वो कह रहे हैं कि हम ये किताब इसलिए लिखे हैं ताकि ये समझे कि इंडिया, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इस पूरे पार्ट को अब इंडिया बोलेंगे भी कि नहीं बोलेंगे, इंडिया तो एक मॉडर्न कंस्ट्रक्ट है, लेकिन वो जो जियोग्राफिकल एरिया की बात हो रही है तो कह रहे हैं कि उसमें इतने बदलाव आए हैं, ये पूरे सेंचुरी में बुद्धिज्म डिसअपियर हुआ है, सिख एज अ रिलीजन इमर्ज हुआ है, मुस्लिम सोसाइटी का एक अलग तरह का ग्रोथ हुआ है, जंगल जो पहले बहुत थे, ये पीरियड में बहुत सारे ऐसे हुए हैं कि सुल्तान ने जंगल को काट के प्लेन लैंड बनाया ताकि बस पाए लोग जो आ रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि मतलब आप ये नहीं सोच सकते हो कि इंडिया जो है, मार्क्स भी जिस हिसाब से लिखते हैं और वेस्टर्न राइटर्स की जो हिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग थी कि इंडिया में सिर्फ कोई बदलाव नहीं आता है, एक बहुत स्टैग्नेंट किस्म का ओरिएंटल जो परसेप्शन है, एक ओरिएंटल परसेप्शन को भी वो चैलेंज कर रहा है इस किताब में, और कह रहा है कि ये स्टीरियोटाइप्स हम लोग को बाहर आना होगा एंड वी शुड बी नोइंग अबाउट दीज थिंग्स। और एक और स्टीरियोटाइप जो कह रहा था कि हम लोग ये भी सोचते हैं कि मुगल के आने से पहले इंडिया एकदम आइसोलेटेड था, लेकिन ऐसा नहीं है ना, इतना इतने तरह से इनपुट्स हो रहे हैं, हर जगह से हो रहे हैं, और कोई भी एक स्टेट को हम लोग वो बता रहे हैं कि इस हिसाब से नहीं समझ सकते अगर आपको सिर्फ इंडिया है, अगर आप इंडिया को समझना चाह रहे हैं तो उस टाइम में जो अफगानिस्तान से इंटरेक्शन हो रहा है, जो ईरान से हो रहा है, जो श्रीलंका से हो रहा है, आपको उसको भी समझना होगा इंडिया को समझने के लिए। वहाँ के बहुत सारे मतलब ऐसे स्कॉलर्स हैं जो जिनको आता नहीं है पर्शियन, जिनको आता नहीं है उर्दू, लेकिन वो इंडिया पे किताबें लिखते हैं, तो उनपे भी वो तकनीक करते हैं कि जब आपको वहाँ का लैंग्वेज ही नहीं पता है, आप वो टेक्स्ट ही नहीं समझ पा रहे हो, तो आप कैसे समझ पाओगे, आप कैसे उनपे हिस्ट्री किताब लिख दे रहे हो। ये भी एक चीज है जो बोलता है। तो कोई और सवाल, कोई भी चीज, आई थिंक सना का जो है वो शायद नहीं जोड़ पाएगी, कोई इसका नेटवर्क का इशू हो रहा है, या कोई कमेंट आपको करना है। शिहाब, तुम्हारे पास तो बहुत कमेंट्स रहते हैं। थोड़ा नॉलेज दे दो यहाँ पे। तनकीद होता है वो। ये तनकीद है मेरी। हम्म। नहीं मतलब ये या मतलब ये जिसके दिमाग में खुराफात है तो उसको तो एक अलग ही लेवल पे लेके जाएगा हम्म। ये इस टाइप के आर्किटेक्चर वगैरह को लेकर, लेकिन हाँ, ठीक है।
तो एक बेसिक चीज जो ये राइटर बार बार एम्फेसाइज कर रहा है अपने सारे चैप्टर्स में, ये एक चैप्टर का सिर्फ एक पार्ट है, ठीक है, ये कंप्लीट चैप्टर भी नहीं है जो हम अभी आपको बताएं। तो द थिंग दैट ही इज एम्फेसाइजिंग, और जिसको हम लोग को भी ध्यान रखना है, क्यों कह रहा है कि मेडिवल इंडिया को सोली रिलीजन के लेंस से हम नहीं देख सकते हैं। हाँ, रिलीजन एक बहुत प्रोमिनेंट चीज है, क्योंकि रिलीजन और पॉलिटिक्स उस टाइम में एक साथ है, बहुत प्रोमिनेंट है। बट वो कह रहा है रादर देन सीइंग इट कि हिंदू या मुस्लिम, वो कह रहा है कल्चर के लेंस से देखो कि एक पर्शियनेट कल्चर था जिसमें किंगशिप इस हिसाब से अरेंज होता था, और एक सांस्कृतिक कल्चर था जिसमें किंगशिप इस हिसाब से अरेंज होता था। पर्शियन कल्चर में क्या होता था, थोड़ा किंगडम लाइक होता था कि एक सुल्तान है, उसके नीचे सब कुछ है। और सांस्कृतिक कल्चर में मंडला, जो मंडला आर्ट भी होता है, आप देखिएगा एक सर्कल के फॉर्म में अरेंज हो रहा है, और वो पूरे इस टाइम पीरियड को इस हिसाब से एक्सप्लेन कर रहा है कि कैसे इन दोनों का इंटरेक्शन हुआ है, कैसे ये, और जैसे बहुत सारी ये हो रहा है कि मस्जिद गिरते हैं, मस्जिद गिरते हैं, तो वो कह रहे हैं कि ये बाहर से टर्क्स, पहले बात की आप कोई भी किताब उठाइएगा उस टाइम की हिस्ट्री की, तो कोई मुसलमान अपने आप को ऐसा प्राइमरी आइडेंटिटी नहीं बोल रहा है, या वो तुर्क है, या वो अफगान है, या वो पर्शिया से है। मतलब जो जिस रीजन से आ रहा है, आप उनके नाम में भी देखिएगा, वो जैसे बुखारी है तो बुखारा के होंगे, समरकंदी है तो समरकंद के होंगे। तो वो जिस रीजन से आ रहे हैं, जिस ट्राइब से आ रहे हैं, उनको उस हिसाब से आइडेंटिफाई किया जाता था। कोई अपने आप को उस टाइम के हिस्ट्री टेक्स्ट में बहुत कम ऐसा दिखा जाता है कि कोई सिर्फ अपने आप को मुसलमान कह रहा है, क्योंकि आप जहाँ से आ रहे हैं वो चीज भी आपको बहुत फ्रेम करती है ना। और कभी कभी तो वो रिचर्ड ईटन बोलता है कि टेम्पल्स का गिरना या मस्जिद का गिरना ये इन लोग के आने से नहीं हुआ है, ये एक फॉर्म ऑफ वॉरफेयर है जो बहुत पहले से चल रहा था। अब आप देखिए कि इस शहर का एक पेट्रोनेज के थ्रू, एक पॉलिटिकल लीडर के पेट्रोनेज के थ्रू एक स्ट्रक्चर बना है, तो अगर दूसरा इंसान आपके शहर को अटैक करेगा तो सबसे पहले उस स्ट्रक्चर को तोड़ेगा। लेकिन उसमें एक चीज गौर करने की है कि जब वो स्ट्रक्चर को तोड़ने आ रहा है तो रास्ते में और बहुत सारे मंदिर हैं और बहुत सारे मस्जिद हैं जो छोटे छोटे हैं, लोकल हैं, उनको नहीं तोड़ रहा है। वो सिर्फ एक मेन स्ट्रक्चर को तोड़ रहा है, जिससे आपका पावर समझ आता है, क्योंकि वो आपके पावर को तोड़ रहा है, वो आपको अटैक कर रहा है। बट एट द सेम टाइम आपको ये बात ध्यान में रखना है कि द मोमेंट वो वहां का रूलर बन जाता है, वो उसी स्ट्रक्चर को फिर से बनाता है, और जो लोकल जो टेम्पल्स होते हैं, मॉस्क होते हैं, उनको वो प्रोटेक्ट करता है। तो औरंगजेब के साथ भी आप देख सकते हैं कि अगर आप वो कहीं अटैक करता है, कहीं की टेम्पल को तोड़ दिया, ठीक है, उस मेन टेम्पल को तोड़ दिया, लेकिन कितने सारे उसके फरमान है जिसमें वो लोकल टेम्पल को कंस्ट्रक्ट भी कर रहा है, उसको प्रोटेक्ट भी कर रहा है, क्योंकि वो पता है कि उसको अपने अंदर के लोगों को खुश रखना है। अगर उसको रूल करना है ना, अगर लोग कॉन्स्टेंटली उसके अगेंस्ट खड़े होंगे तो वो कैसे रूल करेगा, एक पीसफुल किंगडम नहीं बनेगा। तो यही कह रहा था कि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि दिल्ली सल्तनत के आने के टाइम से ये चीज हो रही है, ये एक प्रीडेटेड फिनोमिना है कि जो इम्पोर्टेंट पावर स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको आने वाले लोग तोड़ते हैं। तो सिंपली दैट। ठीक है, आई थिंक अगर कोई कमेंट और नहीं है तो इट्स फाइन, वी कैन एंड दिस सेशन। आज थोड़ा जल्दी एंड हो जा रहा है क्योंकि जो मेन प्रेजेंटेशन था सना का, वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, और हम भी से फोन में भी उसका कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, उसका आई थिंक शी इज ट्रैवलिंग और उसका लॉस हो गया। सानिया, ठीक है, हाँ बोले मामा। ये औरंगजेब ने ऐसे कोई मंदिर तोड़ा नहीं था, सिर्फ एक मंदिर तोड़वाया था उसने। उसकी वजह दूसरी थी, क्योंकि वहां पर कोई एक राजा था, राजा की वाइफ को, रानी को उन लोगों ने, मंदिर वालों ने किडनैप कर लिया था। और जब किडनैप कर लिया था तो उसको छुड़ाने के लिए उस मंदिर को तोड़वाने का हुक्म दिया था। और वाकई उन लोगों ने तहखाने, मंदिर के तहखाने में वो राजा की, वो हिंदू राजा था, हिंदू राजा की बीवी को उन लोगों ने कैद करके रखा था। तो उसको सिर्फ जब उन लोगों ने पहले ऑर्डर दिया था कि उसको तुम छोड़ दो, रिलीज कर दो, जब नहीं छोड़ा तब उसने मंदिर तोड़वाया था। ये हमने सुना है, हमने पढ़ा नहीं कहीं पर। तो इसमें क्या हकीकत है कि उसने कितने मंदिर तोड़वाए? उसने तो सिर्फ एक ही मंदिर तोड़वाया था, वो भी किसी रीजन की वजह से। तुम बताओ। हमको तो स्पेसिफिक नहीं पता कि औरंगजेब कितनी मंदिर तोड़वाया है, लेकिन मंदिर तोड़ना एक कॉमन चीज है जिस हिसाब से लेकिन रीजनल किंगडम्स हैं। अब देखिए लेकिन बंगाली सल्तनत देखा जाए तो एक मुस्लिम है, लेकिन और जौनपुर भी मुस्लिम है, लेकिन अगर उन लोग में फाइट होता है तो वो लोग तोड़ रहे हैं एक दूसरे का। तो अब वो ये अलग बात। लेकिन औरंगजेब ने, जैसे अभी तुम्ही ने कहा कि बहुत से मंदिर उसने
और प्रोटेक्ट किए, और उसने कभी नहीं वो किया, बल्कि एक मंदिर सुना था कि उसने थोड़ा उसने बनवाया भी था, एक या कई, उनको सही हाँ, नहीं पता, बहुत बहुत ऐसे भी हुए हैं। ऐसा भी हुआ था। तो उसने एक मंदिर से वो क्यों तोड़ेगा, उसकी कोई एक हम्म रीजन था उसका, ये मगर हम्म हो सकता है तारीख में नहीं हो, है ना? हम्म। हाँ मम्मा, पता नहीं मेरे को। नहीं है तो कैसे कोई एक्सेप्ट करेगा, मगर तुम्हारे डैडी ने हमको कहीं से पढ़ के सुनाया था ये। अच्छा अच्छा। हम्म मुझे याद है एक्चुअली जी अस्सलाम वालेकुम। तो ये क्या नाम है, राम पुनियानी ने एक्चुअली इस पे एक वीडियो किया हाँ, था, राम पुनियानी का ही मैंने भी सुना था। और रिचर्ड डीटन ने भी यही लिखा था कि कंफर्म अगर बोला जाएगा कि कितने मंदिर तोड़वाए होंगे तो काइंड ऑफ कहा जा सकता है 2 या 3, लेकिन मतलब सिर्फ औरंगजेब के। और अगर सारे अगर मिला लिए जाएंगे जिनके बारे में हमें कंफर्म पता है कि ये तोड़ाए गए थे और इनके ऊपर या इनके बाद कोई नया स्ट्रक्चर मिला है, तो करीबन 15 से 20 होंगे। मतलब ये 600 साल के वक्फे में कंफर्म। हम्म, अच्छा। तो ये तो किताबी बात हो गई, और हमने जो कही थी वो सुनी सुनाई कही थी, इसलिए पता नहीं उसमें कितनी हकीकत है। हम्म, सही है, सही है, आप सही कह रहे हैं। तो एक सेंस मतलब हालांकि किताब का एक छोटा सा ही चैप्टर था, ये चैप्टर का भी एक पार्ट था। बेसिकली एक सेंस मिल गया है, और इससे जो यंग यहाँ पे लोग जो जुड़े हुए हैं उनको एक मोटिवेशन मिलना चाहिए कि आप कभी ना कभी इसको उठाएं, पढ़ें,